I think we are live now. Hi, everybody. Good afternoon. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam Alaikum. Welcome to our Facebook Live joint session today on a very important topic, which is so common that everybody is having it, every other person is having it. And most of the health diseases, especially pain problems, start in old age. But this problem that we are going to discuss today is even common in young age and is equally important in young age people like 20 to 40 years people. So जो नौजवान हमारे साथ हैं उनके लिए भी सुनना बहुत ही जरूरी है और उनके लिए भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हमारा आज का टॉपिक है सर्वाइकल पेन और नेक पेन. आई एम डॉक्टर वरुण सिंगला, डॉक्टर रिवाइव पेन एंड स्पाइन सेंटर में मैं काम करता हूँ. आई एम अ पेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट. I would like to thank Revive Pain Spine and 6i Pain team for organizing this joint session. And a big thank you to all those of you who attended our previous session, which was on vertebroplasty, spine fracture treatment without operation. For today's talk, we have with us Dr. Khushbu Singh. She is a practicing pain physician at Utkal Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar in Orissa. And she has completed her training in pain medicine from reputed Banaras Hindu University, Varanasi. So welcome, Dr. Khushbu. Thank you, Dr. Varun. Very welcome to everybody else. And I will love to help our audience with the neck pain. And I'm very thankful to Revive Pain Spine and the 6i Healthcare team for the effort they're showing towards the chronic pain management awareness during this tough time of pandemic. I heartily thank you all of them. So nice of you, ma'am. So nice of you, ma'am. Dr. Khushbu, as we know that neck pain is so common and everybody wants to know that why does this happen? How does this happen? Is there any prevention that we can do to cure, or we can cure it, or we can treat it or manage it? What are the treatment options for it? Is surgery the only option for cervical pain? So there are many questions that we have in our mind, our audience has in mind. So everybody wants to know more about cervical pain. So please tell us about yourself and more about cervical pain, please. जी पहले तो नमस्कार दर्शकों. मैं डॉक्टर खुशबू सिंह. मेरी कर्मभूमि उड़ीसा है. मैं भुवनेश्वर में उत्कल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पेन फिजिशियन के तौर पे प्रैक्टिस कर रही हूँ. और आज मैं आपके सामने आपके नेक पेन से रिलेटेड सवालों के जवाब देने आई हूँ. तो प्लीज बी फ्री टू आस्क व्हाटएवर यू वांट टू. एंड हम में से कई लोग ज्यादातर अपने दर्द को इग्नोर करते हैं या फिर सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं. पर ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर दर्द का इलाज सही समय पे और सही तरीके से ना किया जाए तो वो लंबे टाइम के बाद हमारे मानसिक और शारीरिक परिस्थितियों को बहुत हानि पहुंचा सकता है. इसलिए कभी भी अपने दर्द को इग्नोर ना करें. सही टाइम पे सही तरीके से और सही फिजिशियन के पास जाके अपने दर्द का कंसल्टेशन जरूर कराएं. बेसिकली डोंट इग्नोर योर पेन एंड डोंट लिव विथ पेन. बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डॉक्टर खुशबू ने भी उठाया है. इन्होंने बताया कि क्रॉनिक पेन, चाहे लंबे समय से चल रहा हो पेन, चाहे कोई भी हो, चाहे गर्दन का दर्द हो, चाहे आपके कूल्हे का दर्द हो, चाहे बैक का दर्द हो, नी का पेन हो, कोई भी दर्द हो, अगर लंबे समय से चल रहा है, क्रॉनिक पेन है, तो वो ना ही सिर्फ शारीरिक हानि पहुंचाता है बल्कि हमारे मस्तिष्क को भी कष्ट पहुंचाता है. काफी पेशेंट्स हम देखते हैं जो लंबे समय से पेन में है, उनको डिप्रेसिव सिम्टम्स आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो ये बहुत जरूरी है कि सही टाइम पे सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाए ताकि ऐसी प्रॉब्लम हमें ना हो, ना ही हम मानसिक कठिनाइयों का सामना करें और ना ही शारीरिक कठिनाइयों का सामना करें. तो मेन टॉपिक से आने से पहले मैं डॉक्टर खुशबू एक बार समझना चाहेंगे हम कि नेक में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके कारण पेन या दर्द उत्पन्न होता है. तो प्लीज डॉक्टर खुशबू हमें बताइए कि गर्दन के क्या क्या पार्ट हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से दर्द हमें उत्पन्न होता है. जी बिल्कुल डॉक्टर वरुण. नेक पेन को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें नेक के स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझने की जरूरत है. बैकबोन जो कि हमारे
बैकबोन का मतलब ही होता है कि हमारा सब कुछ होना, हमारा सबसे मेन सपोर्ट सिस्टम होना। वो टोटल 33 हड्डियों से बनता है, जिसे वर्टिब्रे बोलते हैं। और नेक में टोटल 7 वर्टिब्रेज होते हैं, जिसके थ्रू 8 सर्वाइकल नर्व्स निकलती हैं, जो हमारे अपर लिम्स को और हेड एंड नेक को नर्व सप्लाई करती हैं। और मैं यहाँ पे एक पीपीटी दिखाना चाहूंगी, अगर मैं दिखा सकती हूँ तो। या हाँ जी जी, ये वाली आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारी वर्टिब्रेज जो है, 2 वर्टिब्रे के बीचों बीच एक नरम गद्दीनुमा ब्लूइश स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, वो नरम गद्दीनुमा स्ट्रक्चर होता है। इसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। ये एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। हमारे वर्टिब्रे पे कोई सडन वेट का आना, तो वो अपने उस वेट को वो बियर कर जाता है, शॉक अब्जॉर्बर जैसा काम करके। और 2 वर्टिब्रे के बीच में एक जॉइंट होता है, दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ, उसे वर्टिब्रल फैसेट जॉइंट बोलते हैं। फैसेट जॉइंट हमारे वर्टिब्रे में आगे पीछे के मोशन को, लेफ्ट राइट के मोशन को कंट्रोल करता है। और नर्व्स जो होती हैं, सर्वाइकल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड, इन वर्टिब्रे के बीच में स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल कैनाल होता है, उसमें प्रोटेक्टेड रहती है। और न्यूरल येलो स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है निकलती हुई, वो नर्व है, और वो नर्व न्यूरल फोरामिना से निकलती है। तो ये एक बेसिक नॉलेज है हमारा हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा और उसके रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के लिए। और इन सर्वाइकल वर्टिब्रा, नर्व, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हुई एक लेयर ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, मसल्स, लिगामेंट्स होते हैं, जो कि इन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। जी डॉक्टर वरुण। बिल्कुल ठीक डॉक्टर खुशबू। मतलब हमें बताया गया, डॉक्टर मैम ने बताया है कि काफी स्ट्रक्चर्स हैं नेक में, काफी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि दर्द जहां से उत्पन्न हो सकता है। तो काफी बार हम देखते हैं डॉक्टर्स पेन को लेबल कर देते हैं कि ये नेक पेन है, तो ये हमें लिए, और उसके बाद हमें मेडिसिन दे दी जाती है। बट ये जानना बहुत जरूरी है कि स्ट्रक्चर्स काफी सारे हैं जिनसे, जो कि पेन जनरेटर हो सकते हैं, जिनके द्वारा पेन उत्पन्न हो सकता है। तो हमें वो ढूंढना बहुत जरूरी है कि कहाँ से पेन उत्पन्न हो रहा है, और फिर उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। ये हम आगे जानेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर समझ चुके हैं कि नेक में क्या, गर्दन में हमारे क्या क्या स्ट्रक्चर है जहाँ से पेन उत्पन्न हो सकता है। तो दूसरा मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर खुशबू की, हम सब जानते हैं नेक पेन, सर्वाइकल पेन काफी कॉमन हो गया है आजकल। तो क्या आपकी प्रैक्टिस में भी सर्वाइकल पेन के पेशेंट्स काफी देखने को मिलते हैं? जी बिल्कुल, काफी पेशेंट्स इस कंप्लेंट के साथ हमारे पास आते हैं। बेसिकली नेक पेन आज एक लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है। हर 3 में से 2 लोग इस प्रॉब्लम से परेशान है। 2 एज ग्रुप में ये बहुत कॉमनली पाया जा रहा है। जैसे कि सबसे कॉमन तो हमको पता ही है, एल्डरली एज ग्रुप, जो कि डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीजेस, यानी एजिंग की प्रोसेस की वजह से स्पाइन में होने वाले चेंजेस की वजह से नेक पेन से ग्रसित रहता है। और सेकेंड, आज की लाइफस्टाइल की वजह से जो दूसरा ग्रुप इसमें इंक्लूड हो रहा है, वो है यंग वर्किंग स्टडिंग पॉपुलेशन, और यंग एज, न्यू जनरेशन, कंप्यूटर वर्क पे रहने वाले इंजीनियर्स, मतलब मिडिल एज बोल लीजिए और यंग एज को बोल लीजिए, ये दोनों ग्रुप भी अब इसके अंदर आ चुके हैं। और कॉज बहुत कॉमन है, एकदम ऑब्वियस है कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा एक्सेसिव मोबाइल यूज, कंप्यूटर यूज, ये सब होने के कारण। जी जी डॉक्टर खुशबू, बिल्कुल सही। तो डॉक्टर खुशबू ने बताया कि 2 एज ग्रुप्स हैं जहाँ पे ये काफी कॉमन है। पहले तो होता था कि ओल्ड एज में काफी कॉमन हम देखते थे कि नेक पेन है, डिजनरेशन हो गया है, बॉडी में काफी देर से चेंजेस आ रहे थे, डिकंडीशनिंग हो रही थी बॉडी की, तो उसके बाद ओल्ड एज में जाके वो नेक पेन हो जाता है। बट आजकल वो डिकंडीशनिंग और डिजनरेशन नेक की यंग एज में भी देखी जा रही है, बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। तो यंग एज में भी पेशेंट्स आते हैं, लोग आते हैं जो कि नेक पेन के साथ आते हैं। और अगर हम उनका एमआरआई के बताएं तो काफी वही चेंजेस आते हैं जो कि एक 50 ईयर्स के बाद आते थे। तो वही चेंजेस आजकल 20 या 30 साल की उम्र में भी आ रहे हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज ही बन गया है एक तरह से देखा जाए तो। जैसे कि हमारा मोटापा हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, तो सारे बैठे रहने से और आगे लैपटॉप करने से, इन सब चीजों से ही, मोबाइल करने से, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज है। तो नेक पेन भी वन ऑफ द कॉजेज है, लाइफस्टाइल डिजीजेस का ही एक पार्ट है। तो काफी इम्पोर्टेंट आपने बताया पॉइंट हमें। इसके बाद हम जानना चाहेंगे डॉक्टर खुशबू की सर्वाइकल पेन किस तरीके से हमें सिम्टम्स आते हैं, उससे क्या हमें तकलीफ होती है। जैसा कि हम सुनते हैं कि एक्सियल पेन है या रेडिकुलर पेन है,
तो उसका मतलब क्या है और किस तरह से हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं नेक पेन के? जी, गर्दन दर्द बेसिकली दो तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। अगर दर्द आपके गले के बीचों बीच फील हो रहा है या फिर थोड़ा सा लैटरल की तरफ फील हो रहा है, फील होते हुए आपके शोल्डर तक जा रहा है, उसके आगे दर्द नहीं आ रहा है, तो उसको हम एक्सियल नेक पेन कहते हैं। और अगर दर्द नेक के साथ साथ आपके हाथों या उंगलियों तक फील होता है, तो उसे रेडिकुलर नेक पेन कहा जाता है। इसमें आपको हाथों में करंट लगने की सेंसेशन, हाथ सुन पड़ जाना, या फिर कभी-कभी हाथों में कमजोरी का एहसास होना, ऐसी शिकायतें होती हैं। एक्सियल नेक पेन यूजुअली क्या होता है ना, मसल पेन, मसल्स, बोन्स, फैसेट जॉइंट्स और डिस्क, इन सब के पैथोलॉजी की वजह से एक्सियल नेक पेन फील किया जाता है। वहीं रेडिकुलर नेक पेन नर्व के कंप्रेशन से, नर्व इरिटेशन से, नर्व इन्फ्लेमेशन से, इन सब कारणों से रेडिकुलर नेक पेन फील किया जाता है। रेडिकुलर नेक पेन एक शार्प शूटिंग पेन होता है जो सडन आता है और फिर थोड़ी देर में चला जाता है, फिर से अचानक फील होता है। और वही एक्सियल नेक पेन हमेशा रहने वाला दर्द होता है। कुछ मोमेंट्स में वो बढ़ जाता है, कुछ मोमेंट से वो कम कम भी हो सकता है, और वो डल एकिंग पेन होता है। वही रेडिकुलर नेक पेन शार्प शूटिंग पेन इन नेचर होता है। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर खुशबू। तो डॉक्टर खुशबू ने अभी हमें बताया कि दो तरीके से नेक पेन हमें प्रेजेंट कर सकता है, सर्वाइकल पेन प्रेजेंट कर सकता है। पहला तो है कि एक्सियल पेन। एक्सियल पेन मतलब ये गर्दन में बना हुआ दर्द शोल्डर तक आ रहा है, तो वो डल लकिंग पेन है। उससे कई कारण हैं जो कि डॉक्टर खुशबू ने भी बताए। तो वो हो गया एक्सियल पेन। काफी पेशेंट को सिर्फ एक्सियल पेन होता है नेक में, और कई लोगों को होता है रेडिकुलर पेन, जो कि गर्दन से लेके आर्म्स तक भी जा रहा होता है, पूरी हमारी आर्म तक जाता है, उंगलियों तक जा रहा होता है, करंट लाइक सेंसेशन होती है। और दो तरीके से ये प्रेजेंट कर सकता है नेक पेन। तो आगे हम जान लेते हैं कि सर्वाइकल पेन के या नेक पेन के कॉजेज क्या क्या हैं। हमने स्ट्रक्चर तो समझ लिए थे अभी इससे पहले कि क्या क्या स्ट्रक्चर है जिनसे पेन उत्पन्न हो सकता है। अब उसके हम कॉजेज समझ लेते हैं, कारण समझ लेते हैं कि सर्वाइकल पेन या नेक पेन के कारण क्या क्या है। जी, नेक पेन के स्ट्रक्चर को तो आपने समझ ही लिया है कि उसको काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स की से बन के हमारा नेक बनता है। तो जितने स्ट्रक्चर उतने ही सोर्स ऑफ पेन हो सकते हैं। तो हम मोस्ट कॉमन जो नेक पेन का कॉज होता है वो यूजुअली मस्कुलर ही होता है। लंबे समय तक एक ही पोस्चर पे रहना, लंबे समय तक गले को, नेक को आगे की तरफ रॉन्ग पोस्चर में रखना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है हमारे मस्कुलर पेन का। और उसके अलावा डिस्कोजेनिक पेन होता है, जो हमने गद्दीनुमा स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अगर वो किसी कारण उसमें प्रॉब्लम आती है, पैथोलॉजी आती है, चाहे वो एजिंग हो या फिर चाहे वो ट्रॉमेटिक हो, उनमें पैथोलॉजी आने की वजह से जो पेन होता है उसे डिस्कोजेनिक पेन बोलते हैं। वहीं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी एजिंग प्रोसेस के थ्रू जो नेक पेन हमें होता है, एजिंग प्रोसेस के थ्रू जो चेंजेस स्पाइन में आते हैं और उसकी वजह से जो नेक पेन हम कंप्लेन करते हैं, उसे उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। और वैसे ही फैसेट जॉइंट की डिसफंक्शन, चाहे वो ट्रॉमेटिक कॉज हो या फिर चाहे कोई सिस्टमिक डिजीज हो या ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हो या नॉर्मल एजिंग प्रोसेस हो, उसकी वजह से अगर पेन होता है तो उसे फैसेट पेन और फैसेट जॉइंट सिंड्रोम बोला जाता है। उसी तरीके से नर्व कंप्रेशन होके रेडिकुलर नेक पेन होने से नर्व न्यूरोपैथी भी हम बोलते हैं। कुछ सिस्टमिक डिजीजेस होते हैं जो कि नेक पेन की जैसे प्रेजेंट कर सकती हैं, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का होना, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन, या फिर कैंसर ऑफ, और या फिर प्राइमरी कैंसर कहीं और है और मेटास्टेसाइज हुआ है हमारे नेक वर्टिब्रा में, तो मेटास्टैटिक वर्टिब्रल कैंसर, या फिर आपका मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, ये भी बहुत कॉमन, फाइब्रोमाइल्जिया, ये सब कंडीशंस में भी नेक पेन पेशेंट फील कर सकता है। जी बिल्कुल ठीक डॉक्टर खुशबू। काफी कॉजेज कारण हमें समझ में आए, कुछ कॉमन हैं, कुछ रेयर हैं। तो आपने सारे के सारे हमें बता दिए हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं सर्वाइकल पेन की। थोड़ी मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी अगर आपको समझ में ना ही हो हमारे दर्शकों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आपको मेन कारण हमें समझने की जरूरत है, जैसे कि मायोफेशियल पेन यानी कि मस्कुलर पेन या फिर मांसपेशियों का दर्द, जो कि काफी कॉमन है सर्वाइकल या नेक पेन में।
और दूसरा समझने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी फेसेट जॉइंट पेन। फेसेट जॉइंट थोड़ी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो कि डॉक्टर खुशबू ने पहले हमें स्ट्रक्चर बताया था, उसमें बताया था कि जॉइंट होते हैं कुछ नेक में, तो वो उनका आर्थराइटिस हो जाता है, जॉइंट्स का आर्थराइटिस होता है, तो नेक में भी आर्थराइटिस हो सकता है जॉइंट्स का, तो उसके कारण कई बार हमें दर्द सहना पड़ता है, तो वो हो जाता है फेसेट जॉइंट में। ये दो कारण बहुत कॉमन है नेक पेन के। बाकी कॉजेज उन्होंने बताए थे, कारण के बताए हैं कि सर्वाइकल रेडिकुलर पेन हो सकता है जो कि डिस्क की वजह से हो सकता है, और कुछ सिस्टेमिक डिजीजेज मतलब कि बॉडी में कहीं और कोई दिक्कत है जिसकी वजह से नेक पेन भी हो रहा है, तो वो कॉजेज भी अभी डॉक्टर खुशबू ने हमें बताए। सर्वाइकल जी मैं यहाँ स्पॉन्डिलोसिस पे का जिक्र किया था। हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर जी खुशबू यहाँ बताइए पे प्लीज। एक क्वेश्चन आ रहा है चंद्रू जी का। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी इन पेशेंट्स सफरिंग विथ नेक पेन, और डज एक्सरसाइज लीड टू वर्सनिंग द सिम्टम्स एंड पेन। ओके, तो चंद्र जी देखिए, एक्सरसाइज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है नेक पेन में। ये नेक पेन के प्रिवेंशन में बहुत बड़ा रोल आता है। आप रेगुलर नेक एक्सरसाइजेस अगर कर रहे हैं तो आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग होके रहेगी। तो आप कोई भी तरीके का मसल स्ट्रेस या फिर किसी तरीके का स्ट्रेस अगर आपके ऊपर आता है तो आपकी मसल उसे अच्छे तरीके से संभाल सकेगी, तो आपको नेक पेन होने की चांसेस कम हो जाते हैं। तो रेगुलरली योगा या फिर एक्सरसाइजेस जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और रही बात दूसरी की डज एक्सरसाइज लीड टू वर्सनिंग द सिम्टम्स ऑफ पेन, जी हाँ, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसे नहीं करते हैं, एक्सरसाइज करने का एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके गलत तरीके से करते हैं तो आप ठीक होने की जगह आपका उल्टा इफेक्ट भी आ सकता है। आपकी मसल आराम पहुंचने की जगह वो स्ट्रेन में भी जा सकती है। तो अच्छे से किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करके आप अपने पेन फिजिशियन से कंसल्ट करके ही कोई एक्सरसाइज करें, और सही तरीके से एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर खुशबू, इनकी एक्सरसाइजेज जो बता रहे हैं वो भी हम आगे जाना चाहेंगे। जी उससे पहले हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, आपने पीछे बात की थी, तो हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस समझ लेते हैं कि क्या होता है, क्योंकि काफी कॉमनली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताया जाता है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है जिसकी वजह से आपका दर्द पेन हो रहा है, आपको गर्दन में हम्म, दर्द हो रहा हम्म। है, तो सभी लोग समझना चाहते जी, आई थिंक हमें नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट कुछ नहीं, मैं डॉक्टर वरुण की क्वेश्चन को समझ चुकी हूँ। वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में जानना चाह रहे थे। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज होता है। इसे डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है। नॉर्मल एजिंग प्रोसेस के तहत होने वाले चेंजेस को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। ठीक, सिंपल वर्ड में यही है। तो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस में चेंजेस क्या होती हैं? जो हमने डिस्क के बारे में बात की, वो यूजुअली उसका वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है, लेकिन नॉर्मल एजिंग प्रोसेस के तहत वाटर कंटेंट कम हो जाता है। वाटर कंटेंट होने की वजह से वो डिसडिहाइड्रेशन होता है, और वंस डिसडिहाइड्रेशन होने के बाद डिस्क की इंजरी होना बहुत कॉमन हो जाता है। तो डिसडिहाइड्रेशन होना और एनुलर स्टीयर होना, मतलब डिस्क का ही एक इंजरी को एनुलर स्टीयर कहते हैं। ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन होना, यानी कि एक्सेसिव बोन ग्रोथ होना, जहां बोन ग्रोथ नहीं होनी चाहिए वहां बोन ग्रोथ होना। बोन स्पर्स फॉर्मेशन होना, बोन स्पर्स यानी छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े नए तरीके से बनना जो कि एजिंग में होते हैं, और वो टुकड़े आपके नर्व्स को इरिटेट करना या फिर नर्व रूट को इरिटेट करना, तो वो सब करके आपको पेन करवा सकते हैं। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन मिनरल डेंसिटी में कमी आना, जो कि ओल्ड एज में होता है, उसकी वजह से पेन फील हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि हर बॉडी के हर पार्ट में एजिंग के साथ अर्थराइटिक चेंजेस आते हैं, तो हमारे वर्टिब्रे में भी आते हैं, तो उसकी वजह से भी हम पेन फील कर सकते हैं। फैसेट जॉइंट का डिस्फंक्शन होना, these are all changes of aging process। और लिगामेंट हाइपरट्रॉफी, जो लिगामेंट्स हमारे मसल्स को बोन्स को एक साथ जोड़ के रखते हैं, एजिंग नॉर्मल एजिंग के साथ साथ उनकी उनकी साइज में बढ़ोतरी होती है, उसे हाइपरट्रॉफी बोला जाता है। साइज में बढ़ोतरी होने के तहत वो सर्वाइकल कैनाल जो होता है वो साइज में स्मॉल होने लगता है, छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन की प्रॉब्लम पेशेंट में आने लगती है। तो इस तरीके से ये कुछ चेंजेस होते हैं एजिंग के, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, और यही कुछ कॉजेस होते हैं पेन के। और जब कॉज डिपेंडिंग अपॉन द पैथोलॉजिकल साइट कहाँ प्रॉब्लम हो रही है ज्यादा,
पेशेंट ओल्ड एल्डरली पेशेंट यूजुअली एक्सियल नेक पेन फील कर सकता है या फिर रेडिकुलर नेक पेन या तो दोनों ही फील कर सकते हैं, तो इसे हम सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर खुशबू। मैं यहाँ पे एक शेयर करना चाहूंगा। एक पेशेंट हमारे पास आए थे कुछ देर पहले जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के साथ आए थे, तो मैं उनका किस्सा शेयर करना चाहूंगा। He was a 60 plus year old male and he had on and off severe neck pain। कभी कभी उन्हें रहता था, बीच बीच में आता जाता रहता था उनका नेक पेन, और वो एक्सियल था, कहने का मतलब वो नेक और शोल्डर तक था, उनको रेडिकुलर पेन नहीं था। उन्होंने काफी डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, ऑर्थोपेडिशियंस को दिखा चुके थे, मेडिसिन ले चुके थे, फिजियोथेरेपी करवा चुके थे, बट ही डिड नॉट हैव मच रिलीफ विद ऑल दोज ऑप्शंस। सो he came to us, we got the MRI done and उसमें हमें मिला कि फेसेट जॉइंट आर्थराइटिस है, और डिस्क जो थी वो प्रोट्रूडेड थी 3 लेवल्स पे। साथ ही में लिगामेंटम फ्लेवम जो हमारा स्पाइनल कैनाल के पीछे होता है वो भी बढ़ा हुआ था, वो भी थिकन था, जो कि स्पाइनल कैनाल या कि हमारी जो नसों को है वो दबा रहा था। तो काफी कॉजेज थे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के फीचर्स थे उन्हें। तो हमने उनका डायग्नोस्टिक फेसेट जॉइंट इंजेक्शन हमने दिया, तो उससे उनको काफी आराम मिला, वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो हमने फिर उनका रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन किया मिडल ब्रांच का, जो कि फेसेट जॉइंट के लिए हम करते हैं, एंड ही हैड एक्सीलेंट रिलीफ विद दोज इंटरवेंशन एंड ही हैज बीन पेन फ्री सिंस 8 मंथ्स। तो मैं ये किस्सा शेयर करना चाह रहा था कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस किस तरह से प्रेजेंट करता है और उसकी भी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हम किए जा सकते हैं। एक और चीज मैम हम समझना चाहेंगे यहाँ पे, अक्यूट सर्वाइकल पेन काफी बार होता है कि खासकर मेरे साथ भी हो चुका है, काफी बार हो चुका है। रादर सुबह सुबह उठते हैं तो नेक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, बिल्कुल हम मूवमेंट नहीं कर पाते, नेक का एकदम अकड़ जाती है, गर्दन बिल्कुल अकड़ जाती है, काफी सीवियर पेन होता है, मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो उसका क्या कारण है कि एकदम हमें दर्द उत्पन्न हो जाता है, और क्या ये डेंजरस है, इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए ना। ओके, देखिए नेक पेन दो तरीके से समझा जा सकता है। एक होता है अक्यूट नेक पेन और एक होता है क्रॉनिक नेक पेन। पेन अक्यूट और क्रॉनिक दो टाइप के होते हैं इन जनरल। अक्यूट पेन वो होता है जो अचानक से शुरू होकर 3 महीनों के अंदर विथ ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड कर जाए और ठीक हो जाए, उसे अक्यूट पेन कहते हैं। वहीं क्रॉनिक नेक पेन अगर ट्रीटमेंट को आराम नहीं करती, ट्रीटमेंट को नहीं रिस्पॉन्ड करता है और 3 महीने से भी ज्यादा वक्त तक आपको परेशान करता है, तो उसे क्रॉनिक पेन या क्रॉनिक नेक पेन कहते हैं। तो आप जिस पेन के बारे में बात कर रहे हैं वो यूजुअली अक्यूट नेक पेन होता है। ये यूजुअली इसका सबसे बड़ा कारण होता है बैड स्लीपिंग पोजीशन। आप गलत तरीके से किसी तरीके से आपने नेक रख के आप सो गए हैं और आपके मसल में स्ट्रेन आ गया है या स्पाज्म आ गया है, तो यूजुअली ऐसे कंडीशन में इस तरीके का प्रेजेंटेशन आता है। जिन्हें यूजुअली ऊंची तकिए लगाने की आदत होती है वो इससे ज्यादा परेशान रहते हैं। तो इसका प्रिवेंशन एक ही है कि आप तकिए ना लगाएं, या फिर अगर आपको चाहिए तो बहुत ही सॉफ्ट पिलो, बहुत ही थिन पिलो का यूज करें और थोड़ा माइंडफुल रहें नेक पोजीशन को लेके, देन आपकी ये प्रॉब्लम यूजुअली नहीं होगी। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आ गई है तो यूजुअली थोड़ा उसको रेस्ट दे नेक को, और कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी और मसल रिलैक्सेंट का कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव होता है। उसके साथ साथ आप हॉट एंड अल्टरनेटिव हॉट एंड आइस पैक का कंप्रेशन कर सकते हैं, और हल्के हाथों से मसाजेस भी दे सकते हैं, और इन सब चीजों से यूजुअली पेन रिलीफ हो जाता है। अगर इनके बाद भी आपको रिलीफ नहीं होता है तो आप जाके अपने किसी पेन फिजिशियन को कंसल्ट करें और इनसे कुछ एग्जाम, ताकि वो आपको एग्जामिन कर सके कि इसके अलावा तो कोई और प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हमें इस चीज को मैनेज करना चाहिए। तो डॉक्टर खुशबू ने भी बताया कुछ DIY टिप्स जो कि हम घर पर कर सकते हैं ताकि हम नेक पेन से आराम पा सकें, खासकर अक्यूट सर्वाइकल पेन में जो कि हमें एकदम दर्द उठता है तो उस टाइम पे। तो ये तो हो गया अक्यूट सर्वाइकल पेन। अब काफी कॉमनली यंग पीपल में, यंग गाइज गर्ल्स में काफी कॉमनली पेन, नेक पेन हम देखने को मिलता है। तो रादर मैंने तो देखा है कई पेशेंट्स मेरी ओपीडी में आते हैं जो कि 20 साल की उम्र के बच्चे, 20 से 40 साल की उम्र के लोग
ओपीडी में आते हैं नेक पेन लेके। आई वुड लाइक टू शेयर वन, there was one person who came to me. He was in the age group of 25-26 years, male, लड़का था, और he was working in multinational company in Gurgaon. He was a software engineer, काफी ब्रिलियंट गाय था। एंड जब मैंने पूछा कि अभी क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं आई लेफ्ट माय जॉब। तो मैंने पूछा क्यों छोड़ दी है जॉब, तो वो कहते हैं कि गर्दन दर्द के कारण। तो इतना इतना स्वेयर नेक पेन जिसके कारण आप नौकरी छोड़ देते हैं, तो ये भी देखा जाता है। ऐसा कॉमन है कि काफी लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि उनको नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। तो यंग गाइज को, गर्ल्स को काफी हमें जरूरत है कि उनका ध्यान रखें, हम नेक पेन को ना ही होने दें, उसको प्रिवेंशन करें। तो डॉक्टर खुशबू हमें थोड़ा सा बताइए कि इन लोगों में, यंग लोगों में इतना कॉमन क्यों हो गया है ये नेक पेन, और इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि ये हमें प्रॉब्लम हो ही ना। देखिए, इसका मैं कारण रॉन्ग पोस्चर को देना चाहूंगी। ये रॉन्ग पोस्चर कैसे हमें इफेक्ट करता है, ये मैं आपको एक कुछ इमेजेस के थ्रू दिखाना चाहूंगी। अगर हम वो पीपीटी देख सकते हैं तो ये देखिए। इमेज अगर हम देख पाए तो शायद इमेज दिखाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। कोई नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ कि एक्चुअली नेक पोस्चर कैसे हमें अफेक्ट करता है। तो अगर हम इस तरीके से मोबाइल को स्ट्रेट बैठे हैं और हमने मोबाइल या फिर लैपटॉप को अपने सामने न्यूट्रल पोजीशन में आई लेवल पे रखा है, तो हमारा मतलब नेक न्यूट्रल पोजीशन में है और मोबाइल हमारे आंखों के सामने है, तो हमारे नेक पे प्रेशर अराउंड 10 पाउंड्स का पड़ता है। लेकिन वही अगर हम नेक को इस तरीके से रखते हैं आगे झुका के, 30 डिग्री 20 डिग्री आगे झुका के, कुछ लोग तो 60 डिग्री तक भी आगे झुका के रखते हैं, तो हमारे नेक पे फोर्स अराउंड 40 to 60 पाउंड तक पड़ता है। तो कहाँ 10 पाउंड और कहाँ 60 to 40 पाउंड। तो जब हम नेक को इतने सारे फोर्स या इतने प्रेशर में रखेंगे तो उसमें डैमेज होना बहुत ही ऑब्वियस है। तो वही चीज आज के यंगस्टर्स में या फिर बोले वर्किंग ग्रुप में हो रही है। तो हम मोबाइल का यूज करना थोड़ा कोशिश करें, कम से कम करें, या फिर अगर यूज करते हैं तो अनअवॉइडेबल सिचुएशन जैसे कि वर्किंग है, टेकी जॉब, टेकी वाले होते हैं, इंजीनियर्स है, तो वो तो अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो एटलीस्ट ऐसे पोजीशन पोस्चर थोड़े माइंडफुल रहे अपने पोस्चर को लेके, नेक पोस्चर को लेके, और लैपटॉप को अपने आंखों के लेवल पे रखें और एक ही पोजीशन में नेक को ना रखें, बार बार अपनी पोजीशन को चेंज करते रहे। इन बिटवीन आप बैठे बैठे भी कुछ नेक स्ट्रेचिंग या नेक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ करने पे आप नेक पेन, होने वाले नेक पेन को प्रिवेंट कर सकते हैं लंबे टाइम तक। बिल्कुल सही डॉक्टर खुशबू, मैं भी अपने पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि खासकर जो वर्किंग ग्रुप है, जो लैपटॉप के सामने काम करते हैं और उनको उसके बिना रह भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनका काम ही वही है, लैपटॉप के सामने ही काम करना है। तो उनके लिए जरूरी रहता है कि वो बीच बीच में अपनी नेक को स्ट्रेचिंग करते रहें। बीच में बैठे बैठे कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरीके से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं उसकी। और खड़े भी हो जाए, मैं तो कहूँगा बीच में खड़े हो जाएं ताकि बैक पेन जो है वो भी ना हो, उसकी भी स्ट्रेचिंग करिए। बीच में चल लीजिए थोड़ा सा, फिर बैठ जाइए, फिर काम कीजिए। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जानना, ताकि उनकी बॉडी अच्छे से काम करती रहे, पेन ना हो। तो काफी अच्छे से आपने समझाया कि ये जो आजकल के वर्किंग ग्रुप में डॉक्टर वरुण, आजकल ये एक्चुअली इतना कॉमन हो गया है कि हमारे मेडिकल में भी इसका एक टर्मिनोलॉजी आ गया है। इसे हम एंटीरियर नेक सिंड्रोम या तो टर्टल नेक सिंड्रोम या फिर टेक्सटिंग नेक सिंड्रोम भी बोलने लगे हैं। इस नाम से इस बीमारी का एक नाम अलग से दे दिया गया है। तो एडवाइस है यंगस्टर्स को, बी लिटिल माइंडफुल while using mobiles and laptops and keep moving yourself। मतलब बीमारी ही बन चुका है अब ये। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं, ये तो हम समझ गए हैं कि अक्यूट सर्वाइकल पेन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे और यंग प्रोफेशनल्स इसको किस तरह से बच सकते हैं नेक पेन से। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन भी देख पा रहा हूँ, कुमार वेलू ने पूछा है, हाउ डू यू नो इफ माय नेक पेन इज सीरियस, एट प्रेजेंट इट इज माइल्ड एंड टॉलरेबल। तो कुछ हम ये जानना चाहेंगे अब मैम आपसे कि नेक पेन सभी काफी लोगों को रहता है, तो
तो क्या इसे डरने की जरूरत है? कुछ सीरियस क्वेश्चन, सीरियसनेस कैसे पता चलेगी नेक पेन की? कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जिससे हमें बच के रहना चाहिए, या कभी होते हैं तो हमें पता चले कि ये तो सीरियस कंडीशन में हम फंस चुके हैं। तो हमें बताइए कि ऐसे क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या कारण हैं नेक पेन में जिससे हमें बचना चाहिए और जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जी, कुमार वेल्लू जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस इसे बहुत ही ध्यान से सुने। किसी भी पेन के बारे में जानने से पहले उससे जुड़े रेड फ्लैग साइंस को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। रेड फ्लैग साइन मतलब ये अलर्टिंग साइंस होते हैं। ये वो साइंस होते हैं जो अगर आपके नेक पेन के साथ एसोसिएट हो तो आपको बिना देर किए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं? जैसे कि आपको नेक पेन के साथ लंबे टाइम से बुखार आना, आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको नाइट टाइम पे ज्यादा पेन आता है, आपकी पेन की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा सीवियर है, या तो नेक पेन किसी ट्रॉमा के बाद शुरू हुआ है, पहले नहीं था, या फिर आपको नेक पेन होने के साथ साथ आपके दोनों हाथों में, पैरों में कमजोरी आ रही है, आपको गेट प्रॉब्लम हो रही है, आपको चलने में पैर इधर उधर पड़ रहे हैं, आप ब्लैडर बाउल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो और आपको कोई पुरानी हिस्ट्री रही है, आपके पेशेंट को कैंसर की हिस्ट्री रही है और कैंसर क्योर हो चुका था लेकिन फिर से अभी पेशेंट को नेक पेन कंप्लेन हो रहा है, या फिर आपका पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे कि कोई HIV पेशेंट का होना, उसको नेक पेन आना, तो इन कंडीशंस में हमें इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? जैसे कि फीवर, नेक पेन के साथ फीवर होना, वेट लॉस होना और नाइट पेन होना, ये सब शो करता है कि कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई कैंसर रिलेटेड पेन भी हो सकता है। और ट्रॉमा के बाद आपको पेन होना, इसका मतलब शायद कहीं कोई हिडन फ्रैक्चर हो या फिर किसी तरीके का डिसलोकेशन, इस तरह की कोई चीज ना हो, तो इसको इमीडिएटली रूल आउट करने के लिए आपको कोई इमेजिंग इंटरवेंशन जरूर कराना चाहिए, इमेजिंग करा लेना चाहिए। और आपको इमीडिएटली ऐसे जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे CT MRI की फैसिलिटी अवेलेबल हो, जहाँ पे आपको डॉक्टर्स की सुविधा जल्द से जल्द मिल जाए। तो इस तरीके से आप रेड फ्लैग साइन को बारे में जानकर अपने आप को किसी आने वाले बड़े खतरे से बचा सकते हैं। जी डॉक्टर वरुण। बिल्कुल ठीक है। तो मिस्टर दयानाथ ने यहाँ पे पूछा है कि whom should we contact out of ENT सर्जन, फिजिशियन, ऑर्थोपेडिशियन, केसेस ऑफ severe neck pain? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि नेक पेन के लिए अगर एंटीरियर नेक पेन है, आगे थ्रोट पेन है, तो उस टाइम पे आप ENT सर्जन को दिखा सकते हैं, ENT फिजिशियन को दिखा सकते हैं। तो वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं थ्रोट पेन का, या आपके ENT मतलब कि ईयर नोज थ्रोट, तो उनके उसके लिए आप वहां पे दिखा सकते हैं। बल्कि अगर आपका पोस्टीरियर नेक पेन है, तो पीछे गर्दन में दर्द है, तो उसके लिए आप ऑर्थोपेडिशियन को दिखा सकते हैं, इंटरनेशनल पेन फिजिशियन को दिखा सकते हैं। अगर आप फिजियोथेरेपी करवाना चाह रहे हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस रहते हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए। अगर न्यूरोसर्जन है उनको भी दिखा सकते हैं, नॉर्मल फिजिशियन है वो भी इसको देख सकते हैं। तो दोनों तरीके से देखा जा सकता है, या फिर तो जर्नलिस्ट को दिखा सकते हैं, जनरल फिजिशियन को दिखा सकते हैं, या फिर स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। स्पेशलिस्ट में आते हैं इसमें ऑर्थोपेडिशियन, न्यूरोसर्जन और पेन फिजिशियन। तो आप किसी को भी दिखा सकते हैं, तो होपफुली वो आपको ट्रीट करेंगे और आपको इलाज किया जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन मैं ऊपर देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मिस्टर हर्षद देवप्पा ने पूछा है, डॉक्टर व्हाट काइंड ऑफ सर्जरीज आर यूज्ड फॉर पीपल विद नेक पेन? तो मैम अब हम समझना चाहेंगे कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस समझ लेते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं नेक पेन के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए, क्योंकि काफी कॉमन है नेक पेन और हम समझ भी चुके हैं अभी इसके सिम्टम्स क्या हैं, कि एक्सियल पेन रहता है, या फिर तो गर्दन और शोल्डर में रहता है, या फिर वो रेडिकुलर पेन की तरह आता है। तो हर एक पेशेंट में सर्जरी की जरूरत रहती है या नहीं रहती है, या क्या 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 हमारे पास ऑप्शंस हैं इसको ट्रीट करने, इसको मैनेज करने के, तो उसके बारे में बताइए। जी, 3 टाइप के ऑप्शंस होते हैं नेक पेन ट्रीटमेंट के: कंजर्वेटिव, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज और इंटरवेंशन, एंड सर्जिकल। यूजुअली जो रेड फ्लैग साइंस के बारे में मैंने आपको बताया, अगर वो प्रेजेंट हैं तो ज्यादातर केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो वही है, आप इसमें इमीडिएट कंसल्ट करें, आपका डॉक्टर इमेजिंग करा के देख लेंगे कि आपको सर्जरी की जरूरत है या नहीं। और उसके अलावा मैक्सिमम नेक पेन, मैं तो बोलूंगी 70 to 80% नेक पेन यूजुअली कंजर्वेटिव वे से ट्रीटमेंट हो जाते हैं।
कंजर्वेटिव में हम यूजुअली क्या एडवाइस करते हैं पेशेंट को रेस्ट करना, प्रॉपर फिजियोथेरेपी या नेक एक्सरसाइजेस करना। अगर इससे आराम नहीं होता है तो सेकंड स्टेप में हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, मसल रिलैक्सेंट ये सब प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके साथ-साथ कभी-कभी कुछ एडजुवेंट ड्रग्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशंस होते हैं, कुछ गाबापेंटिन्स होना, प्रीगैबुलिन और इस तरीके की कुछ एडजुवेंट ड्रग्स ऐड की जाती हैं। और कुछ एडजुवेंट मेथड्स ऑफ अदर ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्टिस, ये सब की मदद से भी आपकी नेक पेन में काफ़ी रिलीफ होती है। तो वन मैक्सिमम केसेस तो इसी तरीके से ट्रीट कर लिए जा सकते हैं। और अगर इनसे भी आपको आराम नहीं होता है, तो फिर हम मिनिमल इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स में जाते हैं। मिनिमल इंटरवेंशन प्रोसीजर्स वो होते हैं कि जहाँ बिना मैक्सिमम चीर-फाड़ किए एक्स-रे गाइडेंस के थ्रू, छोटी इंजेक्शंस के थ्रू हम जो जहाँ से आपको नेक पेन की ओरिजिन हो रही है जिस स्ट्रक्चर से, वहाँ पे कुछ ड्रग्स देते हैं। यूजुअली हम लोकल एनेस्थेटिक होना या लोकल एनेस्थेटिक या तो स्टेरॉइड, ये सब इंजेक्ट करके पेशेंट को नेक पेन में रिलीफ दिलाते हैं। तो ये यूजुअली पेन प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस जो होते हैं, वो ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक जन का क्वेश्चन आ रहा था अभी, उन्होंने पूछा था कि क्या हम ट्रांसडर्मल पैचेस अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, ट्रांसडर्मल पैचेस अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसडर्मल पैचेस और नॉर्मल ओरल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में यही फ़र्क होता है कि आप ओरल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, रोज़ लेते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार, और पैचेस आप एक बार लगा के छोड़ देते हैं 3 दिन तक, 7 दिन तक, और फिर वो आपको मतलब बेसिकली इसमें ड्यूरेशन ऑफ डोज़िंग का फ़र्क होता है। और पैचेस की ज़रूरत नॉर्मल नेक पेन में हम नहीं एडवाइस करते हैं। स्पेशली ये कैंसर पेन्स में या फिर आपको कोई सीवियर न्यूरोपैथिक पेन है, तो उन कंडीशंस में पैच हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को। जी। बिल्कुल सही डॉक्टर खुशबू। खुशबू ने अभी बताया कि नेक पेन को ट्रीट करने के लिए किस तरह से पेशेंट जा सकता है। सबसे पहले तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का मतलब है कि दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी और सारी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लाइक कायोप्रैक्टिक हो गया या और भी कई तरह के जो जिसमें इन्वेसिवनेस नहीं है, तो उस तरीके की जो मैनेजमेंट होती है वो कंजर्वेटिव में आ जाती है। तो सबसे पहले वो उसके साथ जाएँ, और अगर उससे आराम नहीं मिलता है तो फिर हम उसके नेक्स्ट चरण पे जाते हैं, जो कि है मिनिमली इन्वेसिव इंटरवेंशंस, जिसमें हम इंटरवेंशंस करते हैं, प्रोसीजर्स करते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। और उससे भी अगर आराम नहीं मिलता है, देन वी कैन गो फॉर सर्जरी। तो मतलब सर्जरी लास्ट रिजॉर्ट हो जाता है ट्रीटमेंट का। लेकिन अगर रेड फ्लैग्स हैं या कोई इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है, ऐसी कोई सिम्पटम्स आ रहे हैं जिसमें जल्दी से जल्दी सर्जरी करना जरूरी है, तो उसमें हमें सर्जरी में जाना जरूरी रहता है। बल्कि अदरवाइज अगर क्रॉनिक पेन है, काफी लंबे समय से दर्द बना हुआ है, तो उस टाइम पे आप एक फॉलो कीजिए, लैडर फॉलो कीजिए। सबसे पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ट्राई कीजिए। अगर उसे आराम नहीं आता है, देन वी गो फॉर मिनिमल इन्वेसिव इंटरवेंशंस। कुछ प्रोसीजर्स करवा के देख सकते हैं। अगर उससे भी आराम नहीं आता, देन वी गो फॉर सर्जरी। तो इस तरीके से जाएंगे तो वो बेटर रहता है। तो अब एज वी आर पेन फिजिशियंस, डॉक्टर खुशबू एंड मी, तो वी आर स्किल्ड इन मिनिमली इन्वेसिव इंटरवेंशंस एंड तो उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो डॉक्टर खुशबू प्लीज हमें बताइए कि जो आप जिक्र कर रहे थे, अगर मेडिसिन से आराम नहीं हुआ, फिजियोथेरेपी से आराम नहीं हुआ, तो इंटरवेंशंस करवा सकते हैं, मिनिमल इन्वेसिव इंटरवेंशन। तो ये क्या इंटरवेंशंस ये क्या हैं, और इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, उसके बारे में बताइए। मिनिमल पेन इंटरवेंशंस यूजुअली प्रोसीजर्स क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग पेन फिजिशियन परफॉर्म क्या करते हैं। ये यूजुअली एक डे केयर प्रोसीजर होता है। यहाँ प्रोसीजर परफॉर्म करने के कुछ घंटों बाद ही पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और ये एक्सरे मशीन के गाइडेंस में और आजकल अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी ये प्रोसीजर किए जाते हैं। और इसमें पेशेंट को हम एक दिन पहले या उसी दिन हम पेशेंट को बुलाते हैं और माइल्ड कुछ प्री मेडिकेशंस देके पेशेंट को, यूजुअली इसमें पेशेंट को सिर के बल लेटना होता है। लेटने के बाद एक्सरे मशीन के थ्रू हम देखते हैं कि पहले से ही हमारा एक हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के थ्रू हम थोड़ा बहुत असेस कर लिए रहते हैं कि क्या पैथोलॉजी हो सकती है। और फिर उसके बाद हम एक्सरे मशीन के गाइडेंस में फर्स्ट हम कुछ कॉन्ट्रास्ट एजेंट इंजेक्ट करते हैं वर्टेब्रे के आसपास,
मतलब पैथोलॉजिकल साइट पे जहाँ हमको समझ में आ रहा है कि ये जगह पेनफुल हो सकती है या फिर ये जगह कॉज ऑफ पेन हो सकती है, वंस कॉन्ट्रास्ट एजेंट का प्रॉपर स्प्रेड हम देखते हैं कि ये सही तरीके से स्प्रेड किया है, मतलब हम प्रॉपर टारगेट साइट पे पहुंचे हैं, तो फिर हम वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक या फिर स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं। तो ये प्रोसीजर्स परफॉर्म होने के 1-2 दिन इमीडिएटली पेन रिलीफ होना, हम नहीं कहेंगे कि इमीडिएटली पेन रिलीफ हो जाता है, कुछ कंडीशंस में हो भी सकता है, लेकिन यूजुअली पेन रिलीफ आपका 1 से 2 दिन में इफेक्टिव आने लगता है और मैक्सिमम 7 डेज तक में आपका पेन रिलीफ कंप्लीट हो जाता है। और डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट की पैथोलॉजी, पेशेंट का कंडीशन या फिर बीमारी का कौन से स्टेज में है, पैथोलॉजी कैसी रही है, पेशेंट को 6 महीने से लेके 2 साल तक काफी पेन रिलीफ, पेन फ्री पीरियड पेशेंट बिता सकता है। जी। ठीक है डॉक्टर खुशबू, तो जैसे आप बता रहे हैं कि काफी लंबा आराम इससे पाया जा सकता है और ये ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, ज्यादा इन्वेजिव भी नहीं है एज कम्पेयर टू सर्जरी, तो इसको हम रिपीट भी कर सकते हैं? क्या ये रिपीट भी किए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रिपीट किया जा सकता है। मिनिमम इंटरवल इनमें 3 महीने का होना चाहिए। एक प्रोसीजर के बाद 3 महीने का गैप लेके दूसरा प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए और उसकी ऐसे करके मिनिमम 3 महीने का गैप रख के आप इसको रिपीट कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजुअली ये मिसकंसेप्शंस कुछ-कुछ होती है कि स्टेरॉइड यूज़ की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्टेरॉइड अच्छा नहीं होता है, स्टेरॉइड हार्मफुल होता है। स्टेरॉइड को लेके हमारी काफ़ी मिथ्स भरी हुई है। बट देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्टेरॉइड हम ब्लड में नहीं देते हैं। स्टेरॉइड एक बहुत ही लो डोज में दिया जाता है और बहुत ही एक छोटी-सी लोकलाइज़ जगह में दिया जाता है, जहाँ से सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन बहुत मिनिमल होता है। तो स्टेरॉइड को लेके अगर कोई डर है तो वो बिल्कुल आप भूल जाइए। स्टेरॉइड को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके लेके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप इस प्रोसीजर ये प्रोसीजर बेसिकली बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एंड मिनिमल कॉम्प्लिकेशन भरा होता है। इसीलिए आजकल ये डॉक्टर्स कम्युनिटी प्लस पेशेंट कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। तो आप इसके लिए बिल्कुल आराम से जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। स्टेरॉयड का एक्शन क्या होता है? स्टेरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी होता है, काफी स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लामेटरी होता है। तो पहले जो डॉक्टर्स थे वो क्या करते थे कि ओरल स्टेरॉयड देते थे, खाने के लिए स्टेरॉयड देते थे। तो उसका एक्शन क्या होता था कि वो एंटी इंफ्लामेटरी होता था, जहाँ पे दिक्कत आ रही है, जहाँ पे इंफ्लामेशन हुई है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, तो वहाँ पे वो ऐड करता था। लेकिन ओरल या मुंह के द्वारा टैबलेट या के द्वारा हम जब स्टेरॉयड लेते थे तो पूरी बॉडी में फैलता था वो। तो वो पूरी बॉडी में फैलता है तो उसके साइड इफेक्ट्स फिर पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में आते हैं। जबकि यहाँ पे जैसा कि डॉक्टर खुशबू बता रहे हैं कि मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशंस में या पेन इंटरवेंशंस में स्टेरॉयड जो दिया जाता है काफी लो डोज में, बिल्कुल लो डोज में, जहाँ पे दिक्कत है वहीं पे दिया जाता है। जहाँ पे नर्व में इंफ्लेमेशन आया है उसी जगह पे कुछ लो डोज स्टेरॉयड दिया जाता है, तो वो पूरी बॉडी में फैलता नहीं है। तो वो पूरी बॉडी में फैलेगा नहीं तो वहाँ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा स्टेरॉयड का, कोई लंबे समय के वाला स्टेरॉयड का साइड इफेक्ट नहीं दिखता है। तो ये एक फायदा है एज कम्पेयर टू ओरल स्टेरॉयड जो कि पहले दिए जाते थे। कुछ ऑर्थोपेडिशियंस, कुछ डॉक्टर्स अभी भी प्रिस्क्राइब करते हैं, पर आजकल की हमारी मेडिकल टेक्निक्स इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि हम उसके साइड इफेक्ट्स को बचा के जहाँ पे दिक्कत है वहीं पे देके उसे हम निजात पा सकते हैं अपनी दर्द से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्टर खुशबू ने बताया। एक मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूँ यहाँ पे, दीनानाथ जी ने पूछा है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू इंश्योर दैट माय नेक पेन इज प्रॉपर्ली ट्रीटेड? तो दीनानाथ जी मैम बता चुके हैं कि बेस्ट वे टू इंश्योर कि नेक पेन आपका अच्छे से ट्रीट हो, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास दिखाइए। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपका नेक का पेन का कारण समझेंगे, हिस्ट्री लेंगे, आपकी एग्जामिनेशन करेंगे, कुछ इमेजिंग करवाई जा सकती है आपकी, ताकि वो समझ पाए कि कहाँ से पेन उत्पन्न हो रहा है। तो एक बार हमें पेन जनरेटर मिल जाता है कि कहाँ से वो नेक पेन या आपका जो सर्वाइकल पेन है वो कहाँ से आ रहा है, तो उसको ट्रीट करना फिर आसान हो जाता है। तो पहले तो आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कीजिए। अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से आराम नहीं मिलता है, मेडिसिन खाली हैं, तो थेरेपी भी करवा के देखिए, फिजियोथेरेपी से आराम नहीं हो रहा है, तो फिर आप मिनिमल इंटरवेंशन या पेन इंटरवेंशन पे जा सकते हैं। तो उसका फायदा ये रहता है कि वो डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक दोनों होती है। तो इसका मतलब ये है कि डायग्नोस्टिक मतलब कि दर्द का कारण ढूंढ लेना, तो दर्द का कारण भी ढूंढ लिया जाता है कि वो किस कारण, किस स्ट्रक्चर से पेन उत्पन्न हो रहा है, और साथ में के साथ वो थेरापेटिक भी होती है कि वो आराम भी दिलवा देती हैं आपको दर्द में। तो दोनों एक फायदे हो गए उसके कि हमने कारण भी ढूंढ लिया किस कारण से हो रही है, जो कि बाकी डॉक्टर्स नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि वो एक हम मेडिसिन ले लेते हैं पर उसका मेन कारण क्या है, वो पेन जनरेटर क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स काफी हैं,
तो वो ढूंढना मुश्किल होता है। तो हम जब डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन करते हैं तो हमें कारण मिल जाता है नेक पेन का, सर्वाइकल पेन का, साथ के साथ वो थेराप्यूटिक होता है, तो वो सर्वाइकल पेन जो है वो आराम भी दिलवा देता है। तो ये बड़ा फायदा है उसका। अगर कोई रेड फ्लैग्स आ गए हैं, कोई इमरजेंसी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर तो आपको जल्दी से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए, और साथ के साथ जल्दी से जल्दी कोई आपको ट्रीटमेंट जरूरी है आपके लिए, उस टाइम पे बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर खुशबू, क्या आपके पास कुछ इंटरवेंशन की पिक्चर्स हैं, क्या आप दिखा जी पाएंगे? हाँ। यू कैन यूज योर जी हाँ। पीपीटी, यू कैन यूज हाँ योर हाँ। पीपीटी एंड यू कैन स्क्रॉल डाउन। ओके। हाँ हाँ जी, मैं जान गई कैसे करना है। तो ये मैं मेरे पास कुछ इंटरवेंशन की पिक्चर्स है, वो मैं दिखाऊंगी। उससे पहले ये कुछ पिक्चर्स है मैं आपको दिखाना चाहूंगी। दिस इज द पोस्चर, दिस इज द टेक्स्टिंग नेक सिंड्रोम, अंडर नेक सिंड्रोम जो हमने बताया था। तो ये देखिए, करेक्ट पोजीशन ऑफ होल्ड, करेक्ट पोस्चर ऑफ होल्डिंग द मोबाइल, कैसे आपको मोबाइल को अपने करेक्टली होल्ड करना है, ये है। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, नेक एक्सरसाइजेस। आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके पता कर सकते हैं, पेन फिजिशियन के पास जाके पता कर सकते हैं, आपको वो अच्छे से एक्सरसाइजेस बता देंगे, और प्रॉपर गाइडेंस के अंदर अपने एक्सरसाइजेस करें। और ये आ गया हमारा। जी हाँ, ये देखिए इंटरवेंशन, जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोकल एनेस्थीसिया के अंडर में ये प्रोसीजर मिनिमल इंटरवेंशन प्रोसीजर्स करते हैं। और ये कुछ इस तरीके से पेशेंट का पोजीशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स, और एक्सरे मशीन के गाइडेंस में होता है। पेशेंट इसमें टोटली अवेक रहता है। लोकल एनेस्थेसिया सिर्फ इंजेक्शन साइट में दिया जाता है। आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और आप फुल्ली अवेक रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है इस प्रोसीजर का। इसके साथ तो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर जो परफॉर्म किया जा रहा है नेक पेन के लिए, वो होता है ट्रांसफॉर्मल एपिड्यूरल स्टेरॉयड न्यूरोप्लास्टी। इंजेक्शन करके न्यूरोप्लास्टी किया जाता है। तो ये हो गया हमारा वर्टिब्रल बॉडी। आप देख रहे होंगे ये वर्टिब्रल बॉडी है, और यहाँ से ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, येलो स्ट्रक्चर। ये यहाँ से स्पाइनल नर्व निकल रही है, और जहाँ से निकलती है इसे न्यूरल फोरामेन कहा जाता है। तो न्यूरल फोरामेन में किसी तरीके से कोई कंप्रेशन होना, चाहे वो यहाँ से निकली हुई डिस्क की कंप्रेशन हो, या फिर यहाँ से निकला हुआ बोनी बर्ड जो मैंने बताया था, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस का होता है, उसके द्वारा होता हुआ कंप्रेशन हमारे नर्व को जब अफेक्ट करता है, तो हमको रेडिकुलर पेन या कभी कभी एक्सियल पेन भी फील होता है। तो इस कंडीशन में हम यूजुअली एक्सरे गाइडेंस के थ्रू इस पोजीशन में जाते हैं। आप नीडल की पोजीशन देख रहे होंगे। यहाँ जाकर हम स्टेरॉइड का इंजेक्शन, लोकल एनेस्थेटिक का इंजेक्शन करके यहाँ का इन्फ्लेमेशन को कम कराते हैं। तो इसे हम ट्रांसफॉर्मल एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन कहते हैं। इसका एक सियाम गाइडेड इमेज भी है, जो जिस तरीके से हमको सियाम में दिखाया जाता है, कुछ इस तरीके से न आपका पहले कॉन्ट्रास्ट एजेंट दिया जाता है। जब एजेंट का स्प्रेड हमें लगता है कि सही हो रहा है, तब हम वहाँ पे ड्रग्स देते हैं, जो कि यूजुअली स्टेरॉइड होता है। तो कुछ इस तरीके से उसका स्प्रेड होना चाहिए, और अगर ये है तो आपका मतलब आप सही प्रोसीजर सही तरीके से परफॉर्म किया जा चुका है। और ये ये बहुत ही कॉमन है, और ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है यूजुअली इसको करने के लिए। दूसरा होता है, हमने बताया था फैसेट। फैसेट यानी दो सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये देखिए, ये वर्टिब्रा और ये वर्टिब्रा के बीच में जॉइंट करने वाला ये जॉइंट होता है फैसेट जॉइंट। यहाँ एक फैसेट जॉइंट है, यहाँ एक फैसेट जॉइंट है, ये एक फैसेट जॉइंट है। तो मान लीजिए आपका ये फैसेट जॉइंट इन्फ्लेम्ड है, किसी कारणवश आपको ये फैसेट जॉइंट आपको पेन का कॉज है, तो इसको वो जो डॉक्टर वरुण ने हमें बताया डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक, तो हम यहाँ पे दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे वंस इंजेक्शन देने के बाद अगर आपका पेन रिलीफ हो रहा है, तो हम डायग्नोस कर सकते हैं कि फैसेट जॉइंट ही पेन कॉज का सोर्स है, पेन का सोर्स है। तो यहाँ पे ये कुछ इंजेक्शन इस तरीके से निडल को सियाम गाइडेड डाला जाता है, और यहाँ पे पहुंचकर यहाँ पे स्टेरॉइड या फिर लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन किया जाता है। ये भी आधे घंटे का प्रोसीजर होता है, और इसको परफॉर्म करने के बाद इमीडिएटली पेन रिलीफ हो जाता है। और ये इसका सियाम गाइडेड इमेजेस है। ये जो आपको व्हाइट स्पेस दिख रहा है, ये आपका पैसेज जॉइंट है, और ये निडल की पोजीशन है, और यहाँ पे दिया हुआ ड्रग आपको व्हाइट मार्कर से दिखाया गया है। अच्छा, फैसेट जॉइंट को या तो आप दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं फैसेट जॉइंट डिसफंक्शन को, या तो फैसेट जॉइंट में इंजेक्शन करके, या तो फैसेट जॉइंट को सप्लाई करने वाली नर्व को ब्लॉक करके आप फैसेट जॉइंट पेन को मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फैसेट जॉइंट।
ये चीज फैसेट जॉइंट है। तो यहाँ पे ये जो येलो स्ट्रक्चर यहाँ पे फिलहाल रेड दिखाई गई है, ये जो है वो यहाँ से एक नर्व टैग निकला हुआ है जो कि इस फैसेट जॉइंट को सप्लाई करती है। यहाँ से देखिए ये वाली चीज। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ नहीं ड्रग देके अगर हम इसी नर्व को ब्लॉक कर दें तो भी हम फैसेट जॉइंट पेन से रिलीफ पा सकते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं मेडियल ब्रांच ब्लॉक, एमबीबी ब्लॉक, पॉपुलरली बोला जाता है एमबीबी ब्लॉक। तो पहले इसको हम लोकल एनेस्थेटिक दे के देखते हैं। अगर लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन के बाद फैसेट जॉइंट पेन आराम हो जाता है, यानी हम सही जगह पे हैं, सही चीज को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर हम उसके बाद लॉन्ग टर्म पेन रिलीफ के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी न्यूरल एब्लेशन करते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि हीट अप्लाइंग हीट, हम नर्व के ऊपर हीट अप्लाई करके एक फ्रीक्वेंसी पे हम उस नर्व को परमानेंटली डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे वो फैसेट जॉइंट का नर्व सप्लाई स्टॉप हो जाता है और फैसेट जॉइंट पेन से पेशेंट को इमीडिएटली पेन रिलीफ मिल जाता है। इसका ड्यूरेशन रिलीफ भी काफी लंबा टाइम तक रहता है और ये काफी इफेक्टिव है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अभी कुछ हाई एंड प्रोसीजर्स भी, ये देखिए यहाँ पे ड्रग इंजेक्ट करते हुए ये निडल की डायरेक्शन है और यहाँ पे ड्रग इंजेक्ट की जा रही है। और जहाँ ये रहा एमबीवी का साइट ऑफ इंजेक्शन, यहाँ पे कहीं फैसेट जॉइंट में अगर हम यहाँ इंजेक्ट करते और तो हम मिडिल ब्रांच ब्लॉक में हमारा इंजेक्शन पॉइंट यहाँ होता है। और उसके बाद आता है एंडोस्कोपिक स्माइल सर्जरी। आजकल हाई एंड मिनिमल इंटरवेंशन प्रोसीजर भी परफॉर्म किए जा रहे हैं। पेन फिजिशियंस भी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बहुत ही आसानी से कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, दूरबीन के थ्रू जाके पहले दूरबीन को घुसाया जाता है, उसके बाद उसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है और डाल के ये सपोज मान लीजिए ये आपका डिस्क है जो कि बाहर निकल आया है और जो नर्व को कंप्रेस कर रही है, तो हम पहले दूरबीन को डालते हैं, दूरबीन के थ्रू हम इंस्ट्रूमेंट डाल के इस डिस्क को काट के निकाल दिया जाता है ताकि प्रेशर जो डेवलप किया हुआ रहता है नर्व पे वो रिलीज हो जाए। इसे हम एंडोस्कोपिक गाइडेड स्पाइन सर्जरी भी बोलते हैं और एंडोस्कोपिक डिस्केक्टोमी भी बोला जाता है। तो कुछ इस तरीके से कुछ ऑप्शंस हैं मिनिमल इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स के, जो कि बहुत ही आसानी से पेशेंट को पेन रिलीफ कराते हैं और एक हैप्पी पेन फ्री लाइफ जीने का मौका देते हैं। जी डॉक्टर वरुण। बिल्कुल सही डॉक्टर खुशबू, थैंक यू। आपने हमें काफी अच्छे से समझाया कि सर्वाइकल पेन के कारण क्या है, कैसे उनके सिम्टम्स आते हैं और किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि नेक पेन डेंजरस है या नहीं है, रेड फ्लैग्स क्या हैं उसके। उसके बाद आपने बताया कि उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको प्रिवेंट करना। साथ में आपने बताया उसके बाद कि इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस फॉर मैनेजमेंट। उसमें हमने फोकस करके बताया कि मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशन या पेन इंटरवेंशंस क्या-क्या हैं, और आपने दिखाई भी हैं अभी, तो हम समझ रहे हैं कि काफ़ी मेडिकल फील्ड जो है काफ़ी एडवांस हो चुकी है और काफ़ी नई-नई चीज़ें अभी आ चुकी हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि पेशेंट्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट्स के पास उनको दर्द सहने की ज़रूरत भी नहीं है, काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास अभी, जिससे आपको दर्द में निजात पाया जा सकता है। तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए और उनको दिखाइए, क्योंकि पेन किलर्स खाते रहने से या लगातार दर्द रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। रादर डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, या फिर अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, एक ही लाइफ है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी मिलिए अपने डॉक्टर से। और इन जो नई-नई टेक्निक्स आ गई हैं, दे आर इफेक्टिव एंड दे आर कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। आपके पास इंश्योरेंस है तो आपके पॉकेट से भी खर्चा नहीं होता है और आपको आराम भी आ जाता है, तो व्हाई नॉट गो फॉर इट। सो आप इसका फ़ायदा उठाइए और आप इलाज अपना जल्दी से जल्दी कीजिए और अच्छे से जिए। थैंक यू डॉक्टर खुशबू। डॉक्टर थैंक यू खुशबू डॉक्टर सिंह वरुण। वाराणसी में अपना बीएचयू से पीडीसी से कर चुके हैं और अभी उड़ीसा भुवनेश्वर में प्रैक्टिसिंग पेन फिजिशियन है। तो आप उनसे मिल सकते हैं, या फिर डॉक्टर वरुण सिंगला मैं मुझसे जाके मिल सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में मैं गुड़गांव, अम्बाला, चंडीगढ़ में 3 जगह पे हम अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आप किससे भी जाके मिल सकते हैं, हमारे नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप मेल कर सकते हैं। तो डॉक्टर खुशबू, थैंक यू, आपने नेक पेन के बारे में हमें काफ़ी कुछ समझाया। हमारी ऑडियंस भी के क्वेश्चन भी हमने लिए, तो होपफुली हम काफ़ी क्वेश्चन ले चुके हैं।
अगर किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो आई एम रियली सॉरी कि आपका हम क्वेश्चन नहीं ले पाए. यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस, वी विल बी हैप्पी टू सॉल्व देम. डॉक्टर खुशबू या मुझसे आप पूछ सकते हैं. आई थिंक जी विल वाइंड दिस अप. जी थैंक यू डॉक्टर खुशबू, थैंक यू सो मच. थैंक यू डॉक्टर वरुण फॉर हैविंग मी एंड अच्छा लगा आप सबके डाउट्स क्लियर करके. और ये एक्चुअली बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो एक ही सिटिंग में कुछ टाइम में ये एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, शायद इसलिए हमने कुछ क्वेश्चन भी मिस कर दिए होंगे. तो सॉरी फॉर दैट, बट यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एट एनी टाइम एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन.